आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट पेपर ए का प्रश्न क्रमांक 5 से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न उत्तर। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न है आपका कि उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो उर्ध्वपातन क्या है? तो उर्ध्वपातन में देखिए, कोई सा भी ठोस पदार्थ है उसे हम गर्म करेंगे तो वहां द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, वहां गैस अवस्था में बदलेगा। और जब गैस अवस्था में पदार्थ रहेगा तो वहां ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। तो यही प्रक्रिया रहेगी आपकी उर्ध्वपातन। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना या यहाँ घटना को हम कहेंगे उर्ध्वपातन। या यहाँ से किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को उर्ध्वपातन कहते हैं। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से एक परिभाषा लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी का अथवा है गलनांक तथा क्वथनांक में अंतर। दो अंतर रहेंगे। देखिए पहले हम गलनांक और क्वथनांक की दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक क्या है? ये इनसे तापमान टेम्परेचर ज्ञात होता है। तो वहां तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना अर्थात पिघलना आरंभ कर दे वहां गलनांक। तो कोई सा पदार्थ रहेगा वहां गलेगा या पिघलेगा, वह होगा उसका गलनांक, उसे कहेंगे हम गलनांक। क्वथनांक कि वहां तापमान टेम्परेचर पर किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर पर करेंगे, उस पर ताप ने उष्मा देंगे तो जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ होगा वह होगा आपका क्वथनांक। तो वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना आरंभ कर दे वह क्वथनांक कहलाएगा, और वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना आरंभ करेगा वह कहलाएगा आपका गलनांक। अब दोनों में अंतर देखते हैं। यहाँ अशुद्धियां मिलाने पर कम हो जाएगा क्वथनांक, गलनांक, और क्वथनांक क्या है? यहाँ अशुद्धियां मिलाने पर बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर यहाँ घटता है और ताप बढ़ाने पर यहाँ बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कोलाइट के दो गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइट के दो गुणधर्म में यहाँ एक समांगी विलयन होता है और ये टिंडल प्रभाव को भी प्रदर्शित करते हैं। दो उपयोग पूछे, 2 नंबर में आएगा, स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताइए। तो देखिए मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। तो मिश्रण में क्या है, ये इसमें मिक्सचर रहेगा और ये इसमें मिक्सचर तो ये भी रहेगा लेकिन इसमें बराबर रहेंगे। देखिए जैसे दूध और पानी, इसमें दोनों बराबर रहेंगे और इसमें आप दूध और पानी बराबर हो गए और समझ लीजिए इसमें शक्कर भी डाले तो शक्कर उतनी नहीं डलेगी, कम डालेगी। तो दूध पानी और शक्कर कम है तो इसमें कभी कभी मिश्रण कम भी होगा और अधिक भी होगा, तो वही आपका मिश्रण है। तो देखते दोनों में अंतर। यह समांगी तथा विषमांगी हो सकता है और यहाँ सदैव समांगी होता है। मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और यौगिक में संगठन तत्वों के गुण बदल जाते हैं। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम। विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या है? तो विषमांगी मिश्रण, देखिए मिश्रण का अर्थ होता है मिक्सचर। तो किस प्रकार का मिश्रण है? तो समांगी किस प्रकार का है? देखिए हम चाय बनाएंगे तो हम दूध की मात्रा भी उतनी लेंगे और पानी की मात्रा भी उतनी, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर लेंगे, वह कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या है? देखिए हम चाय बनाएंगे तो हम दूध तो ज्यादा मात्रा में रहेगा
इसके बाद जो चाय और चाय और शक्कर है उसकी मात्रा कम है, यानी कि एक समान नहीं रहेगी। इसमें पदार्थ की मात्रा एक समान नहीं रहेगी, तो वहां विषमांगी और समांगी में पदार्थ की मात्रा बराबर रहेगी, वहां आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण लोहा, चांदी और शुद्ध लोहा आदि। तो इस प्रकार के मिश्रण का सदैव संगठन कैसा रहेगा? सदैव एक समान नहीं होता है, वह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, जैसे दूध, रक्त, सीमेंट आदि। इसके अथवा भौतिक व एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है आपका सिंपल है इधर, बर्फ का पिघलना, जल बनना। देखिए भौतिक यानी कि देखिए बर्फ से क्या बनेगा? जल बन जाएगा। इसके बाद नमक का जल में घुलना, आप लिख सकते हैं। और भी विद्युत बल्ब का चमकना, कपड़े का फटना। ये हो गए आपके भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना और एलपीजी का दहन। इसके बाद है दूध से दही का जमना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो देखते हैं इस प्रश्न को हम। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, पहली है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन और निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमेंगे और त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन विकिरण रूप में ऊर्जा खो देंगे और नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये दो सीमाएं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी का अथवा है आपका कि कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला है कि ये किरणें सरल रेखा में गमन करेगी और ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और तीसरा आप लिख देना ये किरणें ऋणावेशित होती है। देखिए फिर से देखिए, ये किरणें सरल रेखा में गमन करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगी और किरणें कैसी रहेंगी? ऋणावेशित होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो 3 समस्थानिकों के नाम और उनके संकेत बताना। देखिए पहला है आपका प्रोटियम, ये नाम हो गए। इसका संकेत क्या है? H और 1 और ऊपर भी 1 बनेगा। दूसरा है नाम आपका कि ड्यूटेरियम, क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का संकेत है आपका H और यहाँ पर 1 है और अब की बार यहाँ पर 2 है। तीसरा है आपका ट्राइटियम। तो देखिए टाइटियम का क्या सूत्र है? H और देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3। बस केवल आपको गिनती लिख देना है 1 2 3 और इधर तो एक साइड तो एक एक ही चलता रहे। तो 3 आपको समस्थानिकों के नाम बताने हाइड्रोजन के। तो ये रहे 3 ही का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला है थोड़ा का 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। परमाणु मॉडल का चित्र देखिए इस प्रकार से बनाना है आपका। जो सबसे बीच का है इसे कहेंगे हम केंद्रक। ये आपकी पहली कक्षा है। क्या है ये पहली कक्षा। इसके बाद ये दूसरी कक्षा और ये है आपकी तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा का हम लिखे कक्षा के ब्रैकेट में n-1 यानी कि इसमें संख्या कितनी है? 1। कक्षा 2 में 2 संख्या रहेगी नंबर, इसमें 3 में 3 नंबर रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे सफाई से बनाना आपको चित्र। अगला प्रश्न है आपका
3 कक्षाओं ये तो हो गए। इसके बाद है रंध्र के कार्य क्या है? तो देखिए रंध्र के क्या कार्य है? तो रंध्र का क्या कार्य होता है? यह वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करेगा, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा है कि यह वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन करता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करता है। 2 पॉइंट है सिंपल से कि ये वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करेगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन करेगा। इसी का अथवा है हृदय पेशी का नामक की चित्र बनाइए। देखिए चित्र आपको सफाई से बनाना। देखिए यहाँ पर कितनी सफाई है, इसी सफाई से आपको चित्र बनाना। देखिए चित्र वाला आपका सफाई देखेगा चित्र में किस प्रकार की सफाई है, और 1-2 आप नाम लिख देना। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप इस चित्र को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला है आपका कि रेखित तथा आरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड आपको रेखित पेशी और दूसरी तरफ आरेखित पेशी लिखना है। जो रेखित पेशी है वह ऐच्छिक पेशी रहेगी और आरेखित है वहां अनैच्छिक पेशी। देखिए आ है तो अनैच्छिक लिख देना और यहाँ पर ए है तो ऐच्छिक पेशी हो जाएगी। इसके बाद है इसमें धारियां पाई जाती है। इसमें क्या है? धारियां पाई जाती है और इसमें धारियां नहीं पाई जाती है। 2 पॉइंट है सिंपल है। ये ऐच्छिक पेशियां होती है और ये अनैच्छिक पेशियां होती है। इनमें धारियां पाई जाती है और इनमें धारियां नहीं पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और अच्छे से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी बताने। तो पौधों में ऊतक 2 प्रकार के होंगे। प्रकार है विभज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। 2 ऊतक होते हैं पौधों में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला है आपका कि सदिश राशियां को परिभाषित कीजिए। सदिश राशि, तो सदिश राशि किसे कहेंगे? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम क्या है? परिणाम और दिशा की आवश्यकता होगी, उसे कहेंगे हम सदिश राशि। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और किसकी दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण विस्थापन और वेग आदि लिख देना। देखिए इसी का अथवा है मंदन को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। मंदन क्या है? तो किसी वस्तु का जो वेग में जो कमी आ रही वेग में और उसके समय अंतराल के अनुपात को हम कहेंगे मंदन। तो किसी वस्तु के वेग में कमी और समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर सेकेंड की पावर -2 होता है या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसे हम ऊपर गुणे में ले गए इसलिए हम माइनस में इसकी घात हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद है बल का एसआई मात्रक क्या है और समझाइए। बल क्या है? तो देखिए बल का जो मात्रक है वह है किलोमीटर इनवर्स। इसे जो बल है इसे न्यूटन के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो मात्रक है प्रतीक है इसका इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एन से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु में 1 मीटर सेकेंड घात -2 का यहाँ त्वरण उत्पन्न करेगा। कितने किलोग्राम पर? 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर यह वस्तु में 1 मीटर सेकेंड -2 का त्वरण उत्पन्न करेगा। यही आपका बल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप। देखिए इसी का अथवा है आपका
कि न्यूटन के गति का तृतीयक नियम क्या है। 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो यहाँ पर पूछा है तृतीय नियम। तो देखिए, प्रत्येक क्रिया के समान और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। वही आपका न्यूटन का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो यही न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही बस, इसके बाद जो भी साधन चल रहे हैं ये भी घर्षण से ही चल रहे हैं। जो मैं ये लिख रही हूँ पेन से, ये भी एक तरह का घर्षण ही है। तो ये बहुत घर्षण के बहुत लाभ है। तो देखिए, सिंपल से लाभ लिखते हैं कि इसके कारण ही हम चल पाते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, तथा रुक पाते हैं। क्या है, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं और उसके कारण ही हम रुकते हैं, और घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। वो घर्षण के कारण ही, तीसरा पॉइंट आप लिख दें, घर्षण के कारण ही वाहन चल पाते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिख देना इसमें। देखिए, इसके बाद है क्रिकेटर बॉल को मैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों। क्या क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को क्यों खींचता है पीछे। तो देखते हैं इसे हम। देखिए, जो क्रिकेटर वो बॉल को कैच करते समय क्या अपने हाथ को पीछे क्यों करे, इसलिए क्योंकि जो बॉल आएगी वह एकदम से आएगी, नहीं कि उसे वहाँ पीछे की ओर हम हाथ को करेंगे तो वहाँ विराम अवस्था में हो जाएगी और हमें अपने हाथों को चोट लगने से भी बच जा सकता है। इस कारण से वह अपने क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से जो गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे गेंद के संवेग की जो परिवर्तन की दर वहाँ क्या हो जाएगी, कम। वहाँ आते आते उसकी जो दर है, स्पीड, वहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाथ पर जो लगने वाला बल है वो हट जाएगा और हमें क्या, चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। इस कारण से क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार दिया गया है कि किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है तो वहाँ त्वरण उत्पन्न करेगा। त्वरण उत्पन्न करे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होगा। इस गुरुत्वीय बल द्वारा जो उत्पन्न त्वरण है वही कहलाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार है कि किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा तो वहाँ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होगा। तो वस्तु में एक बल उत्पन्न होगा, वह बल गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न, जो त्वरण को ही हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे कंप्लीट करिए। देखिए, इसी का अथवा है आपका प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो प्रणोद क्या है, तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल है वही आपका प्रणोद कहलाएगा। किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को का प्रतीक है N।
देखिए प्रश्न क्रमांक 16, गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल स्मॉल जी और गुरुत्वीय नियतांक आपका कैपिटल जी में अंतर बताना है। तो देखते हैं इस अंतर को हम। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक, तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा, शून्य, और गुरुत्वीय नियतांक का मान शून्य नहीं होता है। यहाँ एक सदिश राशि है और यहाँ एक अदिश राशि। देखिए तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का मीटर बटा इनवर्स सेकेंड स्क्वायर होता है और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आप लिख सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो जब हम वस्तु को आंशिक रूप या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण जो वस्तु है वो अपना भार में, उसके भार में कमी आ जाएगी और भार में यहाँ कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर हो जाएगी। देखिए वस्तु को हम पूर्ण रूप से तरल में डुबाएंगे तो उस पर हम ऊपर की ओर एक बल लगाएंगे, कार्य करता है, तो वह बल के कारण उस वस्तु का जो भार है उसमें कमी आ जाएगी और भार में यहाँ कमी क्या करेगी, जो तरल है उसके भार के बराबर हो जाएगी। किसका, उस वस्तु का भी भार उसी तरल के बराबर हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। इसके अनुप्रयोग, मछलियों का तैरना और मनुष्यों का नदी या तालाब में तैरना, दो अनुप्रयोग है। देखिए अगला है प्रश्न क्रमांक 17 कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। 3 अंतर बताने हैं आपको। देखिए सिंपल से है। पहला है कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। एक तरफ का आपको याद रखने, दूसरी तरफ का आप रूप याद हो जाएंगे। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें नहीं करना है। और इसमें हरित लवण पाए जाते हैं, इसमें हरित लवण नहीं पाए। एक तरफ के वर्ड याद रखने, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति और हरित लवण, और इधर कर देना आपको नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे क्वेश्चन आपको 17 तक पूरे मैंने बता दिए, कक्षा 9वीं सेट ए विज्ञान का। देखिए अभी तक आपने सही विकल्प 1 से लगा के 4 तक के सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं किए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को हमने डाल चुकी है। अब मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लगा के 16 तक के पूरे प्रश्न ऑल टोटल बता दिए। देखिए ये इस वीडियो में इतने ही कवर हो पाएंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।